नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस है जो कि उपयोगी होगा आपके आने वाले टेट एग्जाम की तैयारी के लिए। तो आइए और देखते हैं इन पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, मानव पर्यावरण संबंध एक रिक्त स्थान संकल्पना है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इस रिक्त स्थान में क्या उत्तर यहाँ पर हो सकता है। मानव पर्यावरण संबंध एक रिक्त स्थान संकल्पना है, ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक या फिर है इनमें से सभी। तो देखिए, मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना होगी, तो यहाँ पर इसके लिए हमारा सही उत्तर जो होगा वो इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि होगा धनात्मक। चलिए, दूसरा प्रश्न आता है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा तंत्र है। तो देखिए, पृथ्वी पर सबसे बड़े पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो रेगिस्तान, समुद्र, वन या फिर कृषि भूमि। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र हमारा जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, समुद्र। जहाँ पृथ्वी पर सबसे बड़े पारिस्थितिक तंत्र के रूप में ये माना जाएगा यहाँ पर समुद्र। चलिए आगे देखें, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अभी हमने जो देखा कि सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र समुद्र है, वहीं सागरी समुद्र के अंदर जो खरपतवार होते हैं वो किसका प्रमुख स्रोत होते हैं, मतलब उनमें क्या चीज़ें मुख्य रूप से पाई जाती है। तो यहाँ पर है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हमारा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। जी हाँ, ऑप्शन सी यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा आयोडीन। तो ये आयोडीन जो है वहाँ सागरी खरपतवार के रूप में सबसे ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। चलिए आगे देखें, एक विद्यार्थी ने 2 बॉक्स बनाए और पहले में सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली, जबकि दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के नाम की स्लिप डाली, और पहले बॉक्स का नाम क्या होगा। तो देखिए, विद्यार्थी ने जो 2 बॉक्स बनाए हैं जहां पर उसने सूरज, पानी, वायु के नाम की स्लिप डाली, तो सूरज, पानी और वायु हैं, ये हैं प्राकृतिक संसाधन। तो निश्चित रूप से ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं और ये प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। अब दूसरे में देखिए, यहाँ पर पेट्रोलियम जो है, प्राकृतिक गैसें आदि की स्लिप डाली, तो यहाँ पर पहले बॉक्स का नाम पूछा था तो वो हमारा हो जाता है यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन। चलिए आगे देखें, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम जो है किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो यहाँ पर 1982, 72, 1981 है या वर्ष 1973। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो था ये शुरू किया गया था वर्ष 1973 में, इसकी शुरुआत जो थी वो की गई थी। आगे अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है, वनों के महत्व के कारण है। तो वनों के महत्व के कारण है ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस, ग्रीन सिल्वर। तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए हो जाता है वनों के महत्व के कारण ग्रीन गोल्ड। ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर सही उत्तर। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो आर्सेनिक का जो जल प्रदूषण है आर्सेनिक के द्वारा, वो कौन से प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर है पश्चिम बंगाल। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक जो देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे देखिए, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। तो देखिए, अपमार्जक मतलब कि जो गंदगी को नष्ट करते हैं, गंदगी को खत्म करते हैं, गंदगी को साफ करते हैं, वो अपमार्जक कौन है। तो यहाँ पर है जीवाणु व कवक, मृदा व जल या पशु या फिर पक्षी। तो निश्चित रूप से जीवाणु व कवक जो हैं ये हमारे पृथ्वी के अपमार्जक हैं, और जो कि हमारी पृथ्वी में जो उपस्थित गंदगी होती है, जो नष्ट होने लायक होती है, उसे ये खत्म करते हैं, उसे अपघटित करने का कार्य ये करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है। तो यहाँ पर देखें, रबी की फसल, तो रबी की और खरीफ की 2 फसलें से अक्सर प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर रबी की फसल दे रखा है, तो यहाँ पर है चावल, चना, मूंगफली, कपास। तो यहाँ पर चना जो होगा ये आएगा, शामिल होगा रबी की फसल के अंतर्गत, और बाकी अन्य फसलें जो हैं वो खरीफ की फसलों के अंतर्गत आएंगी। आगे देखिए, ग्रीन मफलर का संबंध किससे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है ये प्रश्न। ग्रीन मफलर का संबंध जो है वो किससे संबंधित होगा। यहाँ पर मृदा, वायु, ध्वनि या जल प्रदूषण। तो यहाँ पर होगा हमारा सही उत्तर ध्वनि प्रदूषण जो होगा इससे संबंधित ये होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर सही उत्तर।
आगे देखिए, पोलियो का कारण है यहाँ पर देखना जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर कीट। तो यहाँ पर हम बात करें पोलियो के कारण की, तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए होगा विषाणु। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही उत्तर। आगे देखिए, गैसीय अपशिष्ट हैं, तो यहाँ पर गैसीय अपशिष्ट की बात करें तो गैसीय अपशिष्ट कौन होगा? सब्जियां, फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या फिर लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो यदि हम बात करें तो गैसीय अपशिष्ट की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से लकड़ी कोयला से जलने वाला जो धुआं होगा वो शामिल हो जाता है गैसीय अपशिष्ट के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। आगे देखिए, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। लवण जो जल का अवशोषण करेगा कहलाएगा हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्राइड लवण, हाइड्रोफिलिक लवण, हाइड्रोफोबिक लवण। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो गैसीय अपशिष्ट लवण जो जल का अवशोषण करेगा वो हमारा यहाँ पर कहलाएगा हाइग्रोस्कोपिक लवण। ऑप्शन ए। आगे अगला प्रश्न आता है, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर डिप्थीरिया, टॉन्सिलाइटिस या फिर अतिसार या फिर खसरा। तो देखिए, जल जनित या जल प्रदूषण से संबंधित रोग जो यहाँ पर होगा वो हो जाएगा इसमें अतिसार। ऑप्शन सी होगा इसमें सही उत्तर। और ऐसा रोग है जो कि दूषित जल के पीने से होता है, ऐसे डायरिया के नाम से भी जानते हैं। महानगरों में जल स्तर में वृद्धि का कारण क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि महासागर में जल स्तर में वृद्धि का जो कारण होता है वो होता है ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जिसके कारण ध्रुवीय प्रदेशों की बर्फ होती है वो पिघल जाती है और इसी के कारण से जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। आगे बढ़े, निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? तो देखिए, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO है, O2 है, CO2 है। तो हम देखें कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है CO गैस, जो कि हीमोग्लोबिन के साथ में एक स्थायी यौगिक बना लेती है और इसीलिए इसकी गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा इसमें सही उत्तर। आगे देखिए, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है सिस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या टोमोग्राफ, पॉलीग्राफ। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो इसमें हो जाता है सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर इसके लिए उत्तर। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, डच्चिगम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? डच्चिगम राष्ट्रीय उद्यान जो होगा ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर तमिलनाडु, सिक्किम। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि होगा यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में। तो जम्मू और कश्मीर में ये डच्चिगम राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना वर्ष 1981 में हुई है। आगे बढ़ते हैं, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम C स्तर तक बनाए और जिससे उन लोगों के पीने योग्य पानी बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उपरोक्त कथन अनुसार ग्रेड C स्तर का क्या अर्थ होगा? तो यहाँ पर शुद्ध जल, थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल, औसत दर्जे का प्रदूषित जल या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर C ग्रेड दर्जे का जल का मतलब होगा C स्तर का, औसत दर्जे का प्रदूषित जल जिसको कि साफ करके यहाँ पर लोगों को पीने योग्य उसको बनाया जा सके। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? यहाँ पर अरावली, विंध्य पर्वतमाला, पूर्वी घाट या फिर पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर इसके लिए होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। पेरियार नेशनल पार्क जो होगा ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और बात करें यदि हम राज्य की, तो केरल राज्य में ये पेरियार जो नेशनल पार्क है ये स्थित है। चलिए आगे अगले प्रश्न की बात करें, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। तो जहां पर एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में जुड़ी होती है, कनेक्ट होती है, तो उसे हम खाद्य चक्र, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, खाद्य अभिक्रिया या बायोमास का पिरामिड क्या कहेंगे? तो निश्चित रूप से उसे हम कहेंगे खाद्य जाल, जहां पर एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं का परस्पर समूह जो होगा वो आपस में जब कनेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा इसके लिए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर,
निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो यहाँ पर है हाथी, सांप, शेर, बकरी। तो यहाँ पर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हाथी और बकरी जो है वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, सांप द्वितीय श्रेणी का है, जबकि शेर यहाँ पर तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के रूप में शामिल रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा इसके लिए सही उत्तर, सांप। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर हम बात करें कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन की, तो वो होगा सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्क्वेंसर या फिर ओमनिवोरस। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा वो हो जाता है स्क्वेंसर, और अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाला प्राणी जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल या फिर डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत तो हम इन सभी चीज़ों को देखते हैं, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती है। तो ऑप्शन डी ही इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर बनेगा। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? तो ह्यूमस निर्माण में उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या फिर ये सभी। तो हम बात करें ह्यूमस की, तो ह्यूमस क्या होता है? तो ह्यूमस जो होता है हमारे मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, जिसमें बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं वो सड़कर गल करके और भुरभुरे रूप में वहाँ मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, जिसमें देखें तो यहाँ पर उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या सभी ये शामिल होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो ये पदार्थ जो होते हैं अपघटित कैसे होते हैं? तो अपघटित करते हैं इनको जो हमारे जीवाणु कवक होते हैं वो, और उसी के कारण से ये ह्यूमस निर्माण में बदल जाते हैं, ह्यूमस के रूप में बदल जाते हैं। तो अपघटक यहाँ पर इसके लिए जिम्मेदार होंगे और ये यहाँ पर सहायक होंगे। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर होगा। चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये नारा किसने गढ़ा था? यहाँ पर है चंडी प्रसाद भट्ट ने या फिर सुंदरलाल बहुगुणा, श्याम प्रसाद बहुगुणा या फिर बचनी देवी। तो यहाँ पर बात करें यदि इस नारे की, तो जो पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है ये नारा देने वाले जो थे वो थे यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। निम्न में से किसे अजैविकी पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है? पौधे, वायु, पानी या फिर मिट्टी। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो किसी अजैविक पर्यावरण के रूप में नहीं मानेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाता है पौधे, क्योंकि पौधे जो होते हैं ये जैविक भाग होते हैं, है ना, पर्यावरण के जैविक भाग के अंतर्गत आएंगे। बाकी पानी, मिट्टी, वायु जो है ये यहाँ पर अजैविक भाग के रूप में रहेंगे। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इस पुस्तक को लिखने वाले सरला बहन है या फिर वंदना शिवा है, जिम कार्बेट है या फिर है रस्किन बॉन्ड। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सरला बहन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है यहाँ पर संरक्षण या विनाश। ऑप्शन ए होगा इसमें सही उत्तर। आगे देखिए, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो अभ्यारण्य के संबंध की बात करें तो ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण या फिर डाल्फिन संरक्षण। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, वन्य जीव संरक्षण जो होगा ये अभ्यारण्य से संबंधित यहाँ पर रहेगा, क्योंकि अभ्यारण्य वो ही स्थान होता है जहाँ पर हम वन्य जीव जंतु आदि को संरक्षण प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा इसके लिए सही उत्तर। दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे पर्यावरण से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।